नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा होगा, अब हम अपने कल्चरल ग्राउंड्स को यूज़ कर रहे हैं चाइना के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए। कल्चरल ग्राउंड्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे बुद्धिज़्म कल्चरल ग्राउंड है। तो गौतम बुद्ध की यहाँ पे हमने मूर्तियाँ लगाई हैं स्पेसिफिकली कुछ इस प्रकार की। और ये मूर्तियाँ कहाँ बैठी हैं? ये मूर्तियाँ स्पेसिफिकली दो एरियाज़ में, चुशुल और लुकुंग पे बैठी हैं। चुशुल और लुकुंग बेसिकली ये एरियाज़ हैं जहाँ पर हम चीन के साथ आई टू आई नहीं देख पा रहे हैं व्हेन इट कम्स टू आवर बॉर्डर डिस्प्यूट। हमें पता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके भारत और चीन के बीच में बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है। स्पेसिफिकली जब तिब्बत के ऊपर कब्जियत कर ली थी चाइना ने, उसके बाद से चाइना कॉन्स्टेंटली अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र और लद्दाख में अक्साई चीन का क्षेत्र अपनाना चाह रहा है, कब्जा करना चाह रहा है इन दोनों क्षेत्रों पे। क्यों? क्योंकि उसे अगर तिब्बत नेशनलिज्म को बचाना है, तिब्बत नेशनलिज्म को दबा के रखना है, तो इंडिया के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर उसको अपने कब्जियत करनी पड़ेगी, जिसमें अक्साई चीन जो लद्दाख का क्षेत्र है और जिसमें अरुणाचल प्रदेश जिसको वो दक्षिण तिब्बत कहता है, तवांग का क्षेत्र उसको चाहिए। तो आज हम पहले तो एलएसी के बारे में समझ लेते हैं कुछ चीज़ें। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये एलओसी से बहुत डिफरेंट है। एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन और भारत के बीच में सीमा है। देखने के लिए तो आपको ये मैं बता दूं, इसका कोई मानचित्र नहीं है, नो मैप। जैसे एलओसी हम पाकिस्तान के साथ रखते हैं तो उसका मैप हम एक्सचेंज करते हैं पाकिस्तान के साथ, पर एलएसी कहीं से भी डिमार्केटेड है ही नहीं मैप पे। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। और भारत और चीन दोनों एक दूसरे से इस पर विवाद करते हैं, क्योंकि भारत कहता है, क्योंकि भारत का मानना है कि हमारा एलएसी जो है वो 3844 किलोमीटर है। चाइना दूसरे ओर कहता है कि सिर्फ और सिर्फ 2000 किलोमीटर लंबा है एलएसी। तो पहली बात तो सबसे बड़ा विवाद यही है। एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल असल में 3 श्रेणियों में हमने या 3 भागों में से बांट के रखा है। एक है जो ईस्टर्न सेक्टर कहलाता है, ये मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन। और मैकमोहन लाइन या मैकमोहन रेखा 1914 शिमला अग्रीमेंट के थ्रू आया है। चीन कहता है कि शिमला संधि जो थी, शिमला अग्रीमेंट जो था, समझौता था, वो हम इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि चीन तब तिब्बत को अलग देश आज भी नहीं मानता है, तब भी नहीं मानता था। चीन ने कहा है कि जब तिब्बत अलग देश ही नहीं है और भारत की कॉलोनियल गवर्नमेंट के साथ ये किसी प्रकार का समझौता कर ही नहीं सकता, तो मैकमोहन लाइन भी नहीं है, तो इस अग्रीमेंट को मानता ही नहीं है। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम का क्षेत्र है और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। चाइना यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश की क्लेम करता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तवांग के क्षेत्र की, तवांग में तिब्बती मोनास्ट्री, तिब्बत बुद्धिज़्म की बहुत सारी मोनास्ट्रीज़ हैं, इंपॉर्टेंट मोनास्ट्रीज़ हैं। फिर आता है मिडिल सेक्टर। मिडिल सेक्टर में या मध्य श्रेणी में, मध्य भाग में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं। ये दोनों जो भाग हैं, असल में माना जाता है जो मिडिल सेक्टर है, सबसे कम यहाँ पे किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएशन देखा गया है, यानी कि ये ज़्यादातर स्थिर माना गया है, स्थिर क्षेत्र है ये। फिर आते हैं अक्साई चीन पे। अक्साई चीन यानी कि लद्दाख का जो क्षेत्र है, पर्टिकुलरली भारत इसमें जॉनसन लाइन को मानता है। दोनों के अलग अलग कहने हैं। जॉनसन लाइन भारत मानता है और चीन कहता है कि ये मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन मानता है। तो मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन चीन के हिसाब से सही है, जो कि अक्साई चीन के क्षेत्र को इसमें दिखाती है। और अगर भारत की बात करें तो ये जॉनसन लाइन को मानता है, जो कि भारत का हिस्सा मानती है अक्साई चीन को। तो दोनों देशों में कोई समन्वय नहीं है एलएसी को लेके। इस वजह से हम समझ सकते हैं कि एलएसी इज़ द व्हाट डू वी कॉल इट, सबसे ज़्यादा परेशानी देने वाला क्षेत्र माना जाता है। और भारत यहाँ पे कॉन्स्टेंटली नए नए चीज़ें, नए नए इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर किसी प्रकार का इनोवेशन की आर्मी की आवाजाही आसान हो सके, इन क्षेत्रों में लेता है। ठीक है, तो भारत ने एलएसी के 2 प्रमुख स्थल लुकुंग और चुशुल
में भगवान बुद्ध की मूर्तियां स्थापित करके विश्वास और श्रद्धा को जताया है। तो ये मैंने आपको लुकुंग और चुशुल दिखा ही दिया था। साथ ही साथ ये है भगवान बुद्ध की मूर्ति जो लगी है। साथ ही साथ यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी हम फॉलो कर रहे हैं कि पूरी दुनिया एक फैमिली जैसी है, जिसमें चीन भी शामिल है। गलवान घाटी में झड़प के बाद से जारी तनाव के जवाब में भारत और चीन दोनों ने व्यापक सैन्य साजो सामान के साथ 50-50 हजार सैनिकों को तैनात कर रखा था। कुछ स्थानीय समाधानों के बावजूद देपसांग मैदान और डेमचोक जैसे क्षेत्र में विवाद अभी भी जारी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सेना भगवान बुद्ध की 2 और प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए तैयारी कर रही है। इसमें से एक डेमचोक में स्थापित की जाएगी, जबकि दूसरे का स्थान अभी तय नहीं हुआ है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में मैंने आपको वैसे तो बता दिया है, तो इसके बारे में ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी बताया है। अगर हम बात करें भारत और चीन की सीमाएं, मैंने आपको 3 क्षेत्र बताए हैं, तो 3 क्षेत्र में किस प्रकार से इसको विभाजित किया गया है ये देख लेते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में भारत चीन के साथ 2152 किलोमीटर लंबी सीमा साझा है तथा जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन, ये लद्दाख का होगा, लद्दाख का अक्साई चीन क्षेत्र पर क्षेत्रीय विवाद है। वहाँ दोनों देशों पर अपना दावा यहाँ पे लगाया गया है। हालिया विवाद पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे डेमचोक और गलवान घाटी के अस्पताल है। यहाँ भारत चीन के साथ लगभग 625 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है तथा तिब्बत को लेकर कुछ छोटे मोटे विवाद इसके जारी हैं। पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भारत चीन के साथ 1140 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, वो मैंने आपको बताया है। मध्य में 1993 और 96 में के दोनों समझौते का एक प्रमुख तत्व यह है कि दोनों पक्ष LAC के साथ क्षेत्रों में अपनी सीमाओं का न्यूनतम स्तर रखेंगे। हालांकि समझौते में यह परिभाषित बिल्कुल नहीं है कि न्यूनतम स्तर होता क्या है। 1996 के समझौते के तहत LAC के निकट प्रमुख श्रेणियों के हथियारों की तैनाती को सीमित किया गया था। इसमें टैंक, पैदल सेना, लड़ाकू वाहन, 75 मिलीमीटर या उससे बड़ी कैलिबर वाली बंदूकें, 120 mm या उससे अधिक क्षमता वाले मोटर तथा विभिन्न मिसाइलें भी शामिल हैं। या LAC के 10 किलोमीटर के भीतर लड़ाकू विमानों की उड़ान पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी पक्ष LAC से 2 किलोमीटर के भीतर गोली नहीं चलाएगा, जैव विघटन नहीं करेगा, खतरनाक रसायनों का भी उपयोग नहीं करेगा, विस्फोट अभियान नहीं चलाएगा या बंदूक या विस्फोटों के साथ शिकार नहीं करेगा। 1993 और 96 के समझौते में यह भी कहा गया है कि सीमा प्रश्न का अंतिम समाधान होने तक दोनों पक्ष LAC का सख्ती से सम्मान करेंगे। 2013 सीमा रक्षा सहयोग समझौते के बारे में बात करें तो वर्ष 2012 में भारत और चीन ने परामर्श और समन्वय के लिए एक कार्यकारी तंत्र स्थापित करने की सहमति व्यक्त की थी, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य कर्मियों और प्रतिष्ठानों के बीच आदान प्रदान और सहयोग को संचालित करने के लिए और मजबूत करने के लिए तरीकों और साधनों का अध्ययन करना होगा। 2013 के सीमा रक्षा सहयोग के समझौते में गलतफहमियां को कम करने के लिए और संचार को बेहतर करने के लिए कई तंत्रों की सूची भी दी गई थी। समझौते के अनुच्छेद 6 में किसी भी पक्ष को ऐसे क्षेत्र में जहां वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में कोई आम समझ नहीं है, दूसरे पक्ष की गश्त का पीछा करने से प्रतिबंध लगाया गया था। भारत चीन संबंध के बारे में अगर बात करें तो अप्रैल 1950 को भारत पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर समाजवादी देश था, मतलब नॉन कम्युनिस्ट स्टेट था। यहाँ पे कम्युनिज्म की सरकार ज़्यादा चलती है और हमारे यहाँ सोशलिज्म माना जाता है। तो एक नॉन कम्युनिस्ट स्टेट होने के नाते भी भारत ने सबसे पहली बार इसके साथ अपने रिलेशंस अच्छे बनाए थे, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे रिलेशंस PRC के साथ अच्छे हों। भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का इतिहास रहा है। उन्होंने चीन में योगा कॉलेज भी बनाया है। भारत और चीन ने 2006 में शिक्षा विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे से देश की उच्च शिक्षा के मान्यता प्राप्त स्थानों में 25 छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कहा गया है। भारत और चीन शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स समूह जैसे क्षेत्रीय मंचों पर उच्च स्तरीय सहभागिता जारी रखते हैं, जो वृद्धि और विकास के लिए एक एजेंडा देते हैं। पर सीमा विवाद लंबे समय से चलता आ रहा है, जिसको सॉल्व करना मुश्किल है। इसके अलावा जल विवाद भी है। ब्रह्मपुत्र नदी के बंटवारा, ब्रह्मपुत्र नदी असल में तिब्बत से निकलती है यारलुंग सांगपो के नाम से। तो यारलुंग सांगपो क्या है? यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी ही है। बहुत लंबे समय तक हम देख रहे थे कि चीन हमेशा से क्या करना चाह रहा था कि ब्रह्मपुत्र का वो
फ्लो मोड़ना चाह रहा था अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए, पर भारत ने बार बार बात करके यही करने की कोशिश की कि वो ऐसा ना करे। ब्रह्मपुत्र नदी का बंटवारा भारत और चीन के बीच तनाव का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चीन नदी के ऊपरी इलाकों में कई बांध बना रहा है, जिस पर भारत ने भी आपत्ति जताई है, क्योंकि अगर बांध बना देगा तो यहाँ पे फ्लो कम हो जाएगा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी बताएं तो भारत को पूरी तरह से घेरना चाहता है चीन चाहता है कि भारत के आसपास के क्षेत्रों में, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश में पोर्ट्स बनाए और ऐसे एक लाइन बना दे कि भारत को कल के दिन ट्रेड करना होगा तो चाइना की नेवी उसको मिलेगी। और इसी योजना के तहत घेरता जा रहा है चीन भारत को। भारत और विदेश में बौद्ध धर्म की बात अगर करें तो बौद्ध धर्म का उदय छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा के मैदान में हुआ था, जब भारत में दूसरा शहरीकरण और सामाजिक परिवर्तन हो रहा था। बुद्ध की शिक्षाएं वैदिक अनुष्ठानों और जाति व्यवस्था के अंत से असंतुष्ट लोगों में गूंजने लगी। बौद्ध धर्म तेजी से पूरे उत्तरी भारत में फैल गया। व्यापारी और कारीगर द्वारा राजनीतिक और आर्थिक समर्थन में बौद्ध धर्म के विकास को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा मौर्यों के अधीन बौद्ध धर्म भारत और बाहर दोनों में फैल गया। बौद्ध धर्म के भीतर सैद्धांतिक बहसों के कारण थेरावाद और महायान जैसे प्रमुख मत भी आए। बुद्ध के जीवन काल के दौरान बौद्ध धर्म को जनता में एक बड़े रूप में स्वीकार किया गया। उदाहरण के लिए मगध, कोसल और कौशाम्बी के लोगों ने बुद्ध धर्म को अपनाया। शाक्य, वज्जी और मल्लगण राज्यों में भी इस प्रक्रिया को अपनाया। साथ ही साथ बहुत से लोग जाति व्यवस्था और कठोर सामाजिक पदानुक्रम से बिल्कुल नाखुश थे, जिसकी वजह से उन्होंने ब्राह्मणिज्म छोड़ के बुद्धिज्म की तरफ कूच की। बुद्ध की शिक्षाएं प्रभावशाली और प्रभावकारी थी। करुणा, अहिंसा और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के महत्व पर बल ने कई लोगों को आकर्षित किया। और साथ ही साथ परंपरा के अनुसार अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भी भेजा। उन्होंने कई मठ भी स्थापित किए और संघ के उदारपूर्वक योगदान भी दिया। भारत के बाहर देखते हैं अगर बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैला है। विश्व में 97% बौद्ध आबादी एशियाई महाद्वीप में रहती है, जिसमें भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका जैसे अनेक बौद्ध धर्म के लोग अनेक राष्ट्रों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। बौद्ध धर्म शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर देने तथा व्यापक अखिल एशियाई उपस्थिति के कारण सॉफ्ट पावर माना जाता है। एक हार्ड पावर होती है, एक सॉफ्ट पावर होती है। हार्ड पावर मिलिट्री के थ्रू अप्लाई की जाती है, सॉफ्ट पावर कल्चर के थ्रू, कि हमारा कल्चर आपके कल्चर को इन्फ्लुएंस कर दे, उस तरह का सॉफ्ट पावर होता है। थेरावाद श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत से वहाँ फैल गया था। कश्मीर से महायान मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान और वियतनाम तक फैल गया। एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। भारतीय विदेश नीति में बौद्ध धर्म सॉफ्ट पावर के रूप में प्रभावी हो सकता है, विशेषकर चीन के संदर्भ में। इन कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसको लिखने की कोशिश करेंगे और आंसर्स अगर चेक करवाने हैं तो आप लिख के मुझे टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं, मतलब यूपीएससी पीडीएफ पे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप you like this class. Take care and also make sure that you are safe, your health is safe, especially in this time of monsoon. Bye bye.